Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start the new chapter of pharmacy practice, that is community pharmacy. For my previous video on pharmacy practice, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. सो स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी की डेफिनेशन से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फार्मेसी क्या होता है। आपका एक रिटेल शॉप होता है जहाँ पर प्रिस्क्राइब की हुई ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो अब कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है? कम्युनिटी फार्मेसी एक तरीके से ऐसी फार्मेसी होती है जो कि डायरेक्टली डील करती है नंबर ऑफ पीपल, लोकल एरिया के जितने भी पीपल्स हैं उनसे डील करती है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। तो कम्युनिटी फार्मेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है? वो लोग कंपाउंडिंग भी करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, चेकिंग एंड डिस्पेंसिंग भी करते हैं जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन होता है टू द पेशेंट विथ एक्यूरेसी, केयर एंड लीगलिटी। फिर कम्युनिटी फार्मेसी जो रहता है हैज़ अ अप्रोप्रिएट प्रोक्यूरमेंट और स्टोरेज, डिस्पेंसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिकेशन की अप्रोप्रिएट उनके पास में जगह होती है। और ये एक तरीके से बोला जाता है कि इम्पोर्टेंट ब्रांच है किसी भी फार्मेसी प्रोफेशन की, जिसमें कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होता है, जिसको कि प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड हो, प्रॉपर स्किल हो उसके पास में, वो प्रॉपरली प्रोफेशनली जो भी सर्विसेज है वो कम्युनिटी को प्रोवाइड करवा पाए, ड्रग से रिलेटेड या मेडिकेशन से रिलेटेड। सो वी कैन नाउ चेक द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी. Community pharmacy include all the establishments that are privately owned and whose function is to serve the society needs for drug products and pharmaceutical services. तो जितनी भी pharmaceutical services होती है, drug product services होती है, वो provide करती है community pharmacy. Include corporate pharmacy chain to pharmacy department in supermarket and independently owned pharmaceutical shop, hybrid ऑफ प्रोफेशनलिज्म्स एंड बिजनेस। सो ये जो शॉप्स होती है ये सुपरमार्केट में भी हो सकती है, इंडिपेंडेंटली भी कोई भी जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है वो ओपन कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी। सो द स्कोप इज एडवांसमेंट इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो एज यू ऑल नो कि रिसर्च और टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, कितना एडवांसमेंट आ रहा है। तो कम्युनिटी फार्मेसी जो रहेगा तो एक लोकल एरिया के पीपल को भी जितने भी न्यूअर ड्रग है वो मार्केट में मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं ईजीली। फिर आपको पता है कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो जो मेडिकल फैसिलिटी रहती है वो भी इनसफिशिएंट है, हर जगह पे तो मिल नहीं सकती। इस वजह से कम्युनिटी फार्मेसी बनाना एक लोकल एरिया में बहुत ज़्यादा नीड है उसकी। और अगर कम्युनिटी फार्मेसी बन जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी भी डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो, हेल्थ केयर प्रमोशंस कर सकते हो सोसाइटी में। नाउ कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो जब किसी भी फार्मेसी की साइट को सिलेक्ट करते हैं तो क्या क्या बातें ध्यान में रखी जाती है कि जहाँ पर ज़रूरत हो ऐसी जगह, ऐसा टाउन या ऐसी सिटी सिलेक्ट करो जहाँ पर कि कम्युनिटी फार्मेसी की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर आप लोग इस फार्मेसी को डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो। फिर द साइट अवेलेबल मस्ट बी मोस्ट सूटेबल वन अवेलेबल इन द सिटी। ऐसी साइट होनी चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, सबसे ज़्यादा सूटेबल हो फार्मेसी ओपन करने के लिए। अ साइट ऑफ फार्मेसी शुड बी एट द सेंटर ऑफ द पॉपुलेशन टू बी सर्व टू इंश्योर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। तो जो फार्मेसी होती है ऐसी होनी चाहिए कि सेंटर में हो, ताकि कि हर जगह की पॉपुलेशन उसको विजिट कर सके, उनके लिए इजीली एक्सेसिबल हो और कन्वीनियंट हो वहाँ पर पहुँचना। इक्विप्ड विथ एडिक्वेट एंड फ्री पार्किंग फैसिलिटी। तो अगर लोग वहाँ पर आते हैं तो उनको फ्री पार्किंग फैसिलिटी मिल जाए, ऐसी जगह पर बनी हुई होनी चाहिए। फिर इफ़ पॉसिबल द साइट शुड बी in the neighborhood of community shopping center for convenience and accessibility of the customer। तो अगर वहाँ पर कोई कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर है तो वहाँ पर आप शॉप को ओपन कर सकते हो, तो इसलिए वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा और इजीली एक्सेसिबल भी होगा कस्टमर्स के लिए, क्योंकि कस्टमर शॉपिंग करने के लिए आएंगे तो वहीं से इजीली उनको मेडिसिन भी मिल जाएगी। An island type of location in which the pharmacy is in the main traffic artery with adequate parking facility can be opted.
तो अगर आइलैंड वगैरह में है तो जहाँ पर अच्छी फैसिलिटी मिल जाए पार्किंग वगैरह के लिए, तो वो चीज़ सूटेबल रहती है फार्मेसी को ओपन करने के लिए. A bargain location in terms of rent proves to be liable then an assets is the long term run. Now let's talk about the plan of an ideal wholesale and retail drug store. तो बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी फार्मेसी को लेआउट करने के लिए, उसको डिज़ाइनिंग के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होता है. फर्स्ट वन इज़ टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स. सेकेंड, टू इंक्रीज द सेल ऑफ द स्टोर की सेल को इंक्रीज करना. टू रिड्यूस द सेलिंग एक्सपेंसेस टू द मिनिमम एंड टू प्रोवाइड अ कस्टमर सेटिस्फेक्शन. दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन. और हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर रिजर्व स्टॉक, ऑफिस एंड रेस्टिंग स्पेस. तो स्टॉक को रिजर्व करने के लिए अच्छी स्पेस होनी चाहिए, प्लस ऑफिस के लिए भी स्पेसिंग होनी चाहिए, रेस्टिंग स्पेस भी होनी चाहिए. टू हैव प्रॉपर एंट्रेंस फॉर द न्यूली अराइव्ड गुड्स. तो जो भी अगर नया सामान आ रहा है तो उसके लिए एक प्रॉपर एंट्रेंस होना चाहिए. टू प्रोजेक्ट अ प्रोफेशनल इमेज एंड इम्प्रूव जनरल अपीयरेंस. एक प्रोफेशनल इमेज प्रोजेक्ट हो और अपीयरेंस भी उसकी इम्प्रूव हो, ऐसा होना चाहिए. टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ द कस्टमर इन द प्रेमाइसेस ऑफ द फार्मेसी. ज़्यादा कस्टमर्स का मूवमेंट ना हो पाए, उनके लिए भी एडुकेट प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए. तो दिस इज़ द एक रिटेल ड्रग स्टोर की डिज़ाइन और होलसेल ड्रग स्टोर की डिज़ाइन. तो जो रिटेल ड्रग स्टोर होता है तो वो 10 स्क्वायर फीट चौड़ा और 15 स्क्वायर फीट लंबा होना चाहिए. सबसे पहले सामने एंट्रेंस होना चाहिए, फिर सामने की साइड आप एक डिस्प्ले विंडो रखिए, फिर वेटिंग एरिया होना चाहिए, पर्टिकुलर रैक्स होनी चाहिए जो भी मेडिकेशंस है उनको रखने के लिए, मेडिसिन्स को. फिर जो भी फार्मासिस्ट है उनके लिए टेबल चेयर होनी चाहिए ताकि कि कोई भी कस्टमर जाके उनसे प्रॉपरली मेडिकेशन के बारे में पूरी जानकारी ले सके. फ्रिज रेफ्रिजरेटर होना चाहिए अगर पेरेंटल प्रिपरेशन है तो उनको स्टोर करने के लिए. फिर स्टोरेज एरिया होना चाहिए एक. फिर अगर होलसेल ड्रग स्टोर डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये 10 स्क्वायर फीट चौड़ा और 20 स्क्वायर फीट लंबा होना चाहिए. एक प्रॉपर एंट्रेंस, डिस्प्ले विंडो, फिर वेटिंग एरिया होना चाहिए कस्टमर्स के लिए. फिर एक फार्मासिस्ट के बैठने के लिए चेयर और वो वहाँ से सारी प्रिस्क्रिप्शंस को देख सके और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दे सके. फिर रैक्स वगैरह, फिर रेफ्रिजरेटर. तो ये सारे एक लेआउट है. देन लेट्स टॉक अबाउट द लीगल रिक्वायरमेंट. तो जो एज यू ऑल नो कि जो फार्मासिस्ट होता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जिसके पास लाइसेंस है, तो वो लोग ही ओपन कर सकते हैं. या फिर कोई अगर ओपन कर रहा है ड्रग स्टोर को, तो किसी भी फार्मेसी को ओपन कर रहा है तो वहाँ पर उसको एक लाइसेंस फार्मासिस्ट अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि ये प्रॉपर जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसको रीड कर सके और उसके अकॉर्डिंग ड्रग्स को दे सके कस्टमर्स को. तो जनरल लाइसेंसेस की अगर बात करें तो वो लाइसेंस उसी पर्सन को प्रोवाइड करा जाएगा हु हैव प्रीमाइसेस फॉर द बिजनेस एंड हु इंगेज द सर्विसेज फॉर ए क्वालिफाइड पर्सन टू सुपरवाइज द सेल ऑफ द ड्रग. जैसे मैंने कहा था कि उसी को लाइसेंस प्रोवाइड करा जाएगा जो कि उसके लिए उसके पास में प्रॉपर जगह हो, उसके बाद में उसके पास में क्वालिफाइड पर्सन हो, या फिर बोल सकते हैं एक फार्मासिस्ट हो जो कि सुपरवाइज कर सकता है सारी सेल को ड्रग्स की. फिर द लाइसेंस फॉर द रिटेल सेल ऑफ द ड्रग अदर देन द वन मेंशन इन द शेड्यूल C1X आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ 20. तो फॉर्म 20 के अकॉर्डिंग आपको काम करना रहेगा इसके लिए. फिर फॉर्म 21 जो ड्रग शेड्यूल की गई है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग शेड्यूल C एंड C1 में, तो 21 फॉर्म के अकॉर्डिंग रहेगा. फिर शेड्यूल X ड्रग इन द फॉर्म ऑफ 20F में जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग रहता है. फिर कंडीशन फॉर जनरल लाइसेंस. तो जनरल लाइसेंस के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, तो जो जनरल लाइसेंस रहता है वो आपको क्या करना रहेगा कि डिस्प्ले करें आप प्रॉपर जगह जहाँ पर सारे जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं पब्लिक को ओपनली दिखे कि भैया ये एक प्रोफेशनल के अंडर में ये फार्मेसी रन करी जा रही है. फिर द लाइसेंस शुड कंप्ले विथ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स
दे आर अंडर इन द फोर्स, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग वो कंप्लाई करें, ये भी देखा जाता है। फिर एनी चेंजेस इन द क्वालिफाइड स्टाफ शुड बी रिपोर्टेड टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी विद इन 1 मंथ। अगर कोई भी स्टाफ अगर आप चेंज कर रहे हो तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को 1 मंथ के अंदर आप इन्फॉर्म करें। फिर प्रिकॉशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ शेड्यूल सी C1 ड्रग्स शुड बी ऑब्जर्व्ड। देन एक प्रायर परमिशन लगती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी की, अगर आप ये चीज़ C1 ड्रग अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो। देन लेट्स टॉक अबाउट द रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। तो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस कौन सी ड्रग्स के लिए होता है? बेसिकली जो शेड्यूल दोज स्पेसिफिक द लाइसेंस फॉर restricted sales of the drug other than those specified in Schedule C, C1 and X are issued in the Form 20, and those specified in Drug and Cosmetic Act Schedule C, C1 but not in the X are issued in the Form 21A. Then the condition for restricted licenses. तो क्या क्या conditions होती है? द लाइसेंसी जो लाइसेंस ले रहा है तो लाइसेंसी मस्ट हैव एडिक्वेट प्रीमाइसेस इक्विप्ड विद द एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द ड्रग टू विच द लाइसेंस अप्लाइज, प्रोवाइडेड दैट दिस कंडीशन अप्लाई टू द वेंडर्स। तो जो लाइसेंस रहता है वो उसी को दिया जाता है जिसके पास में एडिक्वेट प्रीमाइसेस होता है विथ वेल इक्विप्ड, सारे चीज़ें होनी चाहिए उसके पास में। फिर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ड्रग को प्रॉपर स्टोरेज के लिए। द लाइसेंसी शुड बी कंप्लाइंग विद द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड द रूल्स देयर अंडर इन द फोर्स। तो जो भी लाइसेंसी है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर में कंप्लाई करें। ड्रग्स ओनली परचेज फॉर अ ड्यूली लाइसेंस डीलर और मैन्युफैक्चरर। जो ड्रग परचेज करी जाती है रिटेल शॉप के लिए तो वो भी एक लाइसेंस्ड डीलर और मैन्युफैक्चरर से परचेज करी जाए। द लाइसेंसेज कैन ओनली डील्स इन सच ड्रग्स कैन बी सोल्ड विदाउट द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, एंड ड्रग्स शुड बी सोल्ड इन देयर ओरिजिनल कंटेनर। तो जो ओरिजिनल कंटेनर उसी में सोल्ड करी जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टाफ एंड द पर्सन। तो कैसे स्टाफ का सिलेक्शन होता है, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे स्टाफ का सिलेक्शन होता है? तो जो फार्मेसी में काम करते हैं तो द क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉय शुड नॉट फॉल बिलो द मिनिमम स्टैंडर्ड। जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उससे कम नहीं होनी चाहिए, और एल्स द रेपुटेशन ऑफ द फार्मेसी में गेट कॉम्प्रोमाइज। तो अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला बंदा आप रख लोगे तो जो रेपुटेशन रहेगी फार्मेसी की वो कैसी हो, वो कॉम्प्रोमाइज होगी। फिर ओवर हायरिंग, दैट इज़ द सुपीरियर पीपल in inferior jobs should be avoided as this will lead to an adverse effect on staff moral and efficiency। तो स्टाफ के मोरल और एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए एक सुपीरियर पीपल इन इन्फीरियर जॉब्स नहीं हायर करने चाहिए। देन द सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होती है? फर्स्ट इज़ द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो द डिटेल ऑफ द जॉब, इट्स रिलेशन टू अदर जॉब, वर्किंग आवर्स, पे स्केल। तो जॉब की सारी डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए, प्लस जॉब का स्पेसिफिकेशन की क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है वो पता होना चाहिए। फिर जॉब रिक्रूटमेंट, और फिर सिलेक्शन ऑफ द पर्सन, उनकी कैसे उसका सिलेक्शन होगा, टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे। फिर उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है स्टाफ को। तो ये सारी सिलेक्शन प्रोसीजर होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hope you are liking my videos. Meet you with the next video. If you haven't subscribed to my channel, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can. So thank you guys. Till then, bye bye. Take care.